नमस्कार, मैं हूँ रंजन कुमार और आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। इसमें चल रही है कहानी मेरे उपन्यास बड़ा बाबू पर आधारित ये वीडियो सीरीज अथ श्री नवल नारायण कथा। और अथ श्री नवल नारायण कथा का आज 50वां अंक। 49 अंकों की कहानी आप तक जा चुकी है। आप बहुत कुछ जान गए हैं, समझ गए हैं। नवल नारायण कौन है, नवल नारायण कैसा है, और नवल नारायण का पूरा जीवन चरित्र मैंने अब तक आपको जितना बताया है वो सबसे आप परिचित हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको याद होगा कि पिछले अंक में हमने कहानी कहाँ पे छोड़ी थी। राम नरेश पाठक जी उसरी पोस्ट ऑफिस में जो काम करते थे, वो रंजितवा को देवकुंड महादेव में ले जाकर के भरोसा देते हैं, मैं हूं ना। राम नरेश पाठक जी वो पहले इंसान रंजितवा के जीवन में थे जिन्होंने उसे भरोसा दिया कि मैं हूं ना, और सच की सदा विजय होती है। तुम्हें कुछ भी ऐसा गलत काम नहीं करना है जो दिल पसंद ना करे, जो मन मना करे, जो लगे कि गलत है। क्योंकि नवल नारायण ने पिटाई करी थी, आपको याद होगा, राखी नहीं फाड़ने के लिए। रंजितवा राखी फाड़ने से मना करता था। ज्यादा समय नहीं गंवाना है पिछला रिकैप में जाकर के, इसलिए आपको सब याद होगा ये सब चीजें। तो इसके आगे अब रामनरेश पाठक जी जीवन में पहले हीरो बनते हैं रंजितवा के, जिन्होंने उसे वैलिडेट किया कि तुम जो सोच रहे हो, तुम जो कह रहे हो, ये सही है। और कोई भी गलत काम जो दिल गवाही ना दे वो नहीं करना है। और ये देवकुंड महादेव के धाम पर रंजितवा के मन में ये भरोसा देते हुए कि बेटा मैं हूं ना। जब लगे कि परिस्थिति इतनी मुश्किल हो गई है, अब यहाँ पे रहा नहीं जा सकता, नवल नारायण के जुल्म और सितम को सहते हुए उस घर को छोड़ देना है, तो तुम आंख मूंद के मेरे घर में मेरे पास चले आना। और इस एक भरोसे ने और उसके जीवन में, रंजितवा के जीवन में आए हुए उस एक महापुरुष ने, मैं कहूंगा, क्योंकि ऐसे लोग कभी भी एक सामान्य पुरुष नहीं होते समाज के। जो लोग किसी को दिशा दिखा देते हैं, या जो लोग किसी के साथ खड़े हो जाते हैं मुश्किल घड़ी में, और वो उसे उस मुश्किल परिस्थिति से बाहर निकाल देने की क्षमता रखते हैं, सिर्फ वो मैं हूं ना का भरोसा दे करके। तो शायद रंजितवा वहां पे टूट जाता, बिखर जाता, उसको पता नहीं क्या उसका अंजाम होता। लेकिन वो पहले महापुरुष एक हीरो की तरह वहां पे राम नरेश पाठक जी रंजितवा के जीवन में प्रकट होते हैं, और ये भरोसा देते हैं कि बेटा मैं हूं ना, और तुम गलत नहीं हो। साथ ही वो यह भी कहते हैं कि नवल नारायण बहुत नीच किस्म के आदमी तो हैं। एक दो दृष्टांत देते हुए ये भी कहते हैं कि पोस्ट ऑफिस में भी वो गलत सलत हरकतें करते रहते हैं। अब हमारे सम्मुख बैठे हुए दो श्रोता, जनार्दन चाचा और संजय भैया, तो वो पूछ बैठते हैं पोस्ट ऑफिस में गलत सलत जो राम नरेश पाठक बताए थे, वो भी थोड़ा इधर हम लोग को भी बताइए। तो मैं उनको बताता हूं कि जिस किसी का भी काम पोस्ट ऑफिस में अटका रहता था, रुका रहता था किसी काम से, या किसी की एफडी पूरी हो रही है, तो उसको पैसा देने से पहले नवल नारायण बोलेगा, तुम मिठाई लाके सबको मुंह मीठा कराओ। अब उसके बाद पूरे पोस्ट ऑफिस में जितने स्टाफ भरे पड़े हैं, उन सब के लिए वो बंदा मिठाई लाएगा बाजार से, उनका मुंह मीठा कराएगा, तब जाके नवल नारायण उसका एफडी का पैसा भंजा के देगा। किसी किसी से मांग लेगा, जैसे वो पोस्टमैन था ना, और मांगता रहता था चिट्ठियां देने के बदले में लोगों से, मनी ऑर्डर देने के बदले में लोगों से बख्शीश। तो बख्शीश मांगने की आदत नवल नारायण की पोस्ट ऑफिस में भी गई नहीं थी, जिसे राम नरेश पाठक जी पूरा मानते थे, वो बुरा समझते थे। तो किसी से भी बख्शीश मांग लेगा, कुछ बख्शीश यहाँ पे रखिए, तब जाकर के आज पैसा देंगे, आपका एफडी पूरा हुआ है, पैसा निकल रहा है, अगर आपको चाहिए। और नहीं तो सर हम आपको मना भी तो कर सकते हैं ना कि हमारे पास कैश नहीं है। नवल नारायण इसी तरह से घुमा फिरा के बात करने वाला इंसान है। तो संजय भैया कहते हैं ये बतिया एकदम सही कह रहे हैं रंजन बाबू, नवल नारायण के अंदर ये गुण हमने भी देखा है।
नवल नारायण बहुत मीठे मीठे अपनी बात फरमा देता है कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है, और साथ में इफ एंड बट भी लगा देगा कि अगर आप नहीं करिएगा तो सर हम ऐसा भी तो कह सकते हैं ना, लेकिन नहीं कह रहे हैं तो हम आपके साथ सहूलियत कर रहे हैं, आप भी सहूलियत करिए। अब सामने वाला आदमी समझ जाता है कि अपना तिकड़म चल गया है। अगर हम इसकी बात नहीं मानेंगे और ये जो कुछ पैसा खर्चा करके मिठाई लाने कह रहा है या जो बख्शीश मांग रहा है, अब जिसकी लाखों की एफडी है, वो पूरा होकर के अगर उसको 2 लाख 2.5 लाख रुपए मिलने हैं, तो उसे लगता है ये 500 रुपया का बख्शीश दे के अगर गुजर हो सकता है तो कर लो यार। 50 रुपया का मिठाई ला करके अगर काम हो सकता है तो 500 रुपये का इसको बख्शीश दे दो और 50 रुपये की मिठाई खिला दो। ये आदमी कम से कम कल हमको फिर नहीं दौड़ाएगा, हमारा पैसा आज ही हमको दे देगा। अब जिसे पैसा लेना हो कैश, क्योंकि लोग किसान हैं, किसानों को जरूरत पड़ती है, अब किसी काम के लिए उनको कैश चाहिए, अब वो लेने आए हैं अपना एफडी तोड़ करके, एफडी मैच्योर होने के बाद। तो नवल नारायण ये सब खेल करता था। तो रामनरेश पाठक जी ने ये रंजितवा को बताया कि ये ऐसे ऐसे चीजें करते रहते हैं पोस्ट ऑफिस में, जो हमको भी पसंद नहीं आता है, लेकिन इनको समझ में भी नहीं आता है। तो मैं बताता हूं कि नवल नारायण और एक कृत्य करता था, मिठाई मंगवाएगा। अब रसदार मिठाई जो पहुंचा है ना वहां, मिट्टी के कुल्हड़ में मिठाई भर के, अब जो कोई ले करके गया है तो मिठाई तो सबके बीच में बट गई। अब वो जो जूस बचा है, आप नवल नारायण की निजता इसे आप समझ सकते हैं, और उसका रेपुटेशन और इज्जत क्या था ये भी आप समझ सकते हैं। नवल नारायण उसे पोस्ट ऑफिस के चपरासी के माध्यम से भेज देगा, बोलेगा जाओ घर में दे आना, बच्चे खाएंगे हमारे। खैरात में मिली हुई मिठाई जो नवल नारायण ने भीख की तरह मांगा है किसी से बख्शीश में, मिठाई पोस्ट ऑफिस के लोगों ने खा ली, और वो जो चीनी का जूस बचा है ना, वो पोस्ट ऑफिस के चपरासी द्वारा वो अपने घर में भिजवाएगा, बोलेगा वहां दे आना घर में, बच्चे जो है इसके साथ रोटी बोर बोर के खाते हैं। उसे इतना भी शर्म नहीं है कि अगर बच्चों को खाना है तो तुम खरीद के नहीं खिला सकते, और अगर तुझे को खरीद के खिलाने की कुवत नहीं है तो मत खिला फिर। पहले तो तुझे बच्चे पैदा नहीं करने चाहिए थे। तो संजय भैया बोलते हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये हमको पीछे वाला घटना भी याद आ रहा है। यह जो नवल नारायण था, अगर सही समय पे ये जो कंडोम का गुब्बारा फुला फुला के या अर्नव बाबू, बकलेश बाबू, रंजीत बाबू को देता था खेलने के लिए, तो अगर इस आदमी को उसका प्रयोग पता होता था तो इसके पास रहता तो था, तो ये मुंह से फुलाने के बजाय उसका सही प्रयोग कर रहा होता तो ये इतनी गरीबी में नहीं ना इसके बच्चे पल रहे होते। उसके लिए इसको मांग करके किसी से इस तरह से मिठाई का जूस नहीं ना भिजवाना पड़ता पोस्ट ऑफिस से। अब जनार्दन चाचा का मुंह में देखा तमतमा रहा है, मैंने कहा संजय भैया थोड़ा हाव करिए, नहीं तो जनार्दन चाचा को गुस्सा आ जाएगा, क्योंकि जनार्दन चाचा रंजीत बाबू से बड़ा स्नेह रखते हैं। अब ये हम जानते हैं, आगे की और चीजें आपको बताएंगे कि रंजीत बाबू से क्यों स्नेह जनार्दन चाचा को है। तो अब ये सब बात बताने लगेंगे तो ये तुरंत ही लानत भेज देंगे, और लानत के हिसाब से आज का कहानियां इतना दिन बाद तो आ रहा है, फिर यहीं पे रुक जाएगा। संजय भैया कहता है नहीं नहीं जनार्दन जी लानत नहीं भेजिएगा, लेकिन गुस्सा आ रहा है तो हम भी थोड़ा अपना भावना का प्रदर्शन कर दिए। तो हमने कहा इसके आगे की कहानी पे बढ़ते हैं। राम नरेश पाठक जी ने यही बताया था नवल नारायण के बारे में, कि नवल नारायण की ये सब चीजें पोस्ट ऑफिस में जो नीचता की हरकतें हैं वो उनको पसंद नहीं है, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, वो मना करते हैं, ये मानता नहीं है। और बड़ा बाबू भी जो है अभी पोस्ट ऑफिस में, वो भी उतना ही लालची है, उसको ताड़ी पीने के लिए पैसा चाहिए। और नवल नारायण इस तरह से बख्शीश मांग के फिर ये हिस्सा बढ़ता है 3 लोगों में। वहां पे 2 क्लर्क थे और एक पोस्टमास्टर थे, तो ये 3 लोग आपस में हिस्सा बांटते थे। राम नरेश पाठक जी पोस्ट ऑफिस में क्या थे, ये भी आप सबको जिज्ञासा होगा कि उनका रोल क्या था। तो वो वहां पे जो किसान विकास पत्र होता है और डाकघर की जो बचत योजनाएं होती हैं,
उसको प्रमोट करने के लिए जो लोग नियुक्त करती है गवर्नमेंट, और उसका लाभ का कुछ हिस्सा जो उनके माध्यम से पोस्ट ऑफिस को एफडी मिलता है, बचत खाते मिलते हैं, तो उसका कुछ हिस्सा उन तक जाता था। अब वो जो हिस्सा था वो भी रामनरेश पाठक जी का पूरा था, लेकिन नवल नारायण का उसमें भी हिस्सा था। वो भी दोनों क्लर्क और बड़ा बाबू के बीच में बीच में मिलके बढ़ता था। और इस तरह की जो बख्शीश वगैरह नवल नारायण मांग के लाते थे, वो भी नवल नारायण और एक जो अन्य क्लर्क है पोस्ट ऑफिस का, वो और वहां का बड़ा बाबू, इनके बीच में बढ़ता था। तो अगर पोस्ट ऑफिस के कुछ अधिकारी जो इस कथा को सुन रहे हैं, तो मैं पोस्ट ऑफिस में किस तरह का भ्रष्टाचार व्याप्त है, किस स्तर पर, इस कहानी के माध्यम से, इस बड़ा बाबू के माध्यम से, कि ये करता क्या क्या था पोस्ट ऑफिस में, कहां कहां पे आपके लूप होल है निचले स्तर पर, जहां पर ये बड़ा बाबू जैसे लोग घुसपैठ करते हैं और पोस्ट ऑफिस को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाते हैं। तो आप लोग उस पर ध्यान रखिएगा, नजर में रखिएगा कि किस तरह ये ऋषिकेश मिश्रा और देवलाल बाबू का ये जो दलाल एजेंट पोस्ट ऑफिस में जिया है, रहा है, इसके कारनामों के माध्यम से आप समझ पाएंगे, शायद आप न जानते हो, तो किस तरह से निचले स्तर पर यह भ्रष्टाचार व्याप्त है। और अगर आप इसे समझ पाएंगे तो आगे आपकी जांच की प्रक्रिया थोड़ी आसान हो जाएगी। संजय भैया कहते हैं, एकदम सही बात कह रहे हैं रंजन बाबू, इससे जो है थोड़ा पोस्ट ऑफिस का कार्य प्रणाली भी सुधरेगा। अगर इंस्पेक्टर और सुपरिटेंडेंट साहब लोग कोई सुन लेंगे इस बात को कि ये बड़ा बाबू किस तरह की हरकतें करता था और किस तरह इसका भ्रष्टाचार का नेटवर्क काम करता था, तो इस नेटवर्क को तोड़ने में अन्य किसी के उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो हमने कहा संजय भैया, एक लेखक का दायित्व है कि वो हर ऐसा कुछ सामने रख दे जिससे समाज का भला हो। कहानी और कहानी के चरित्र के माध्यम से ऐसी घटनाओं को सामने लाया जाए जिससे समाज में कहीं ना कहीं दिया जले। तो वो दिया जलाने की कोशिश है ये पोस्ट ऑफिस के बड़ा बाबू के माध्यम से, इसके कुछ नीचे कृत्यों के माध्यम से अगर पोस्ट ऑफिस की कार्यप्रणाली में सुधार हो सकता है तो ये बहुत खुशी की बात होगी। संजय भैया कहते हैं, इसके आगे बताइए क्या हुआ। हमने कहा इसके आगे संजय भैया, राम नरेश पाठक जी की नवल नारायण से बातचीत बंद हो जाती है। अगले 4-5 महीने तक नवल नारायण से राम नरेश पाठक जी बातचीत नहीं करते हैं। उतने ही बार बात करते हैं जितना से हाँ हूँ, दुआ सलाम भी नहीं, बस हाँ हूँ ना हूँ। अगर नवल नारायण कुछ पूछने गया है तो हाँ या ना में जवाब दे करके अपना काम चला लेते थे। जहां नवल नारायण बैठता था वहां वो नहीं बैठते थे, उन्होंने अपना अड्डा बैठने का बदल लिया था। जहां से वो आते थे उसरी बाजार में, उनका उसरी डीह में जहां घर था, तो वहां से जो एक दो लोगों की दुकानें थी वो उस जगह पे बैठने लगे थे। और जब नवल नारायण और डॉक्टर विद्याभूषण जी के पास से उठ के चल देता था तब वो फिर आकर के कभी कभार वहां बैठ जाया करते थे। इस बीच में राम नरेश पाठक जी और एक काम करते हैं, उनको रंजितवा का हालचाल भी बीच बीच में लेते रहना है। तो वो 2-3 बार महीने में आके हाल चाल उसका पूछ जाते हैं, घर में आते हैं, बैठते हैं, उसका हाल चाल पूछ जाते हैं, क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है। और चुपके से ये भी पूछ जाते हैं कि पिटाई उटाई तो नहीं न किया, और तो पिटाई उटाई नहीं न हुआ है। तो बताता है कि नहीं, अब पिटाई नहीं हुआ है, डंडा से तो नहीं हुआ है, थप्पड़ से हुआ है। और डखाने की चिट्ठियां तो अभी भी घर में रात रात भर फटती हैं। अंतर सिर्फ इतना पड़ा है कि अब मुझको फाड़ने के लिए प्रेशर नहीं दिया जाता है, ये सब फाड़ते रहता है और मैं अपना वहीं पे बैठ के पढ़ाई करते रहता हूँ। मुझे अब कोई छेड़ता नहीं है इस काम के लिए कि तुमको भी फाड़ना है। तो राम नरेश पाठक जी कहते हैं, जाने दो, तो तुमको दिक्कत नहीं ना है, तुमको नहीं ना कह रहा है। तो नहीं, तो बोले इतना भी काफी है। तो रजतवा कहता है, हाँ चाचा, इतना भी काफी है, क्योंकि हमको नहीं कहा जाता फाड़ने के लिए, लेकिन ये लोग फाड़ते रहता है। तो कहते हैं ये सब के अंदर सुधार नहीं होगा, ये लोग आदमी के कैटेगरी में है, ये नहीं है, ये लोग बहुत नीच इंसान है, पर ये लोग को बदल नहीं सकते, ये लोग बेशरम भी है। थोड़ा भी शर्म नहीं आया अगर इस तरह से टोकने कहने के बाद भी। तो
अपना काम से काम रखने की जरूरत है। इस बीच में रामनरेश पाठक जी पूछते हैं कि आजकल बही खाता पोस्ट ऑफिस से हम देख रहे हैं, वो भी लेकर के ये घर में आते हैं। तो क्या ये घर में बैठ के पोस्ट ऑफिस का काम करते हैं? क्योंकि अगले दिन ले जाते हैं, फिर वो काम संपन्न हुआ रहता है। तेरा बताता है, नहीं चचा, अब हमसे चिट्ठी नहीं फड़वाया जाता है, लेकिन ये एमओ पेड रिटर्न जो जाता है हर 15 दिन में पोस्ट ऑफिस में। अभी जो अधिकारी होंगे उनको पता होगा, पोस्ट ऑफिस के जो अधिकारी, जांच अधिकारी होंगे। संजय भैया बोला, हमको भी पता है। तो मैं बोला, अब जब आप भी पता है संजय भैया, जनार्दन चाचा को भले ही नहीं समझ में आ रहा होगा कि वो क्या है, तो संजय भैया समझाते हैं कि ये बहुत बड़का काम है जनार्दन जी। 15 दिन में जितना भी मनी ऑर्डर आता है ना पोस्ट ऑफिस में, तो 15 दिन में उसका रिटर्न जाता है। कितना मनी ऑर्डर कहाँ से, किस जगह से आया, कौन से पोस्ट ऑफिस के किस जोन से आया है, वो सब जगह का बना करके पूरा हिसाब किताब, लेखा जोखा वापस भेजा जाता है। और वो 3-3 कॉपी में जाता है। तो रंजितवा, कहानी वहां चल रही है। संजय भैया वो समझाने लगे थे जनार्दन चाचा को। तो कहानी में रंजितवा बताता है राम नरेश पाठक जी को कि अब आजकल जितनी देर ये लोग चिट्ठियां फाड़ने में, राखी की चिट्ठियां फाड़ने में लगे रहते हैं ना, तो हमें एक दिन सिखाया गया कि तुम ये नहीं करोगे, ये गलत काम है, तो ये तो सही काम है, ये कर सकते हो। और हमें बताया गया कि कैसे इसको करना है। और अब एमओ पेड रिटर्न जो है वो लाया जाता है हर 15वें दिन में। और वही फिर हम रात भर बनाते हैं। ये लोग चिट्ठियां फाड़ते रहता है, हम इधर ये बनाते रहते हैं। और उसके बाद फिर ये वापस पोस्ट ऑफिस में चला जाता है। तो राम नरेश पाठक जी कहते हैं, ये आपको बनाना पड़ता है? तो रितवा कहता है, चाचा तो हमारे को सिखाया गया है और पूछ के कहा गया है कि ये गलत काम नहीं है ना, ये तो कर सकते हो ना, तो कुछ तो करो, मुफ्त का खाना मिलेगा। राम नरेश पाठक चुपचाप सुनते हैं। रजतवा से पूछते हैं, ये करने में कोई दिक्कत? तो कहता है, नहीं चाचा, कुछ तो करना ही है, इसमें गलत हमको नहीं महसूस हुआ तो कर देते हैं। तो राम नरेश पाठक जी चुपचाप फिर ये पूछ के चले जाते हैं। राम नरेश पाठक जी उसी बीच में रंजितवा से पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारा मैथ अच्छा है और हमारा भी एक बेटा है, उसको अगर साथ लावे या शाम को यहाँ छोड़ दे पढ़ने के लिए, तो उसको भी बता दोगे? तो रंजितवा कहता है, क्यों नहीं बता देंगे, हम जिस क्लास में पढ़ते हैं, अगर वो हमसे नीचे क्लास में, तो कहते हैं राम नरेश पाठक जी, तुमसे तो बहुत ही नीचे पढ़ता है ना बाबू, सो बाबू बहुत नीचे पढ़ता है। तो रंजितवा कहता है, ठीक है, भेज दीजिए, लेके आइए, और आप जब जाएंगे घर तो लेके चले जाइएगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो वहां से क्रम शुरू होता है। राम नरेश पाठक जी शाम को पोस्ट ऑफिस बंद होने के बाद जाते हैं घर, और अपने एकमात्र पुत्र को, उस वक्त उनका वही एकमात्र पुत्र था, लेके आते हैं और रंजितवा के पास घर में छोड़ जाते हैं। अब रंजितवा की जिम्मेदारी है शाम को उस बच्चे को देखभाल करते हुए उसकी पढ़ाई करवाना और उसे सिखाना। क्योंकि रामनरेश पाठक जी की इच्छा थी कि जितना अच्छा मैथ ये रंजितवा का है, उतना ही अच्छा मैथ उसका भी हो जाए, क्योंकि वो मैथ में गोबर था, बिल्कुल ही उसको कोई बताने वाला भी नहीं था, पढ़ने में, मैथ में बहुत कमजोर था, और किसी ने शायद मैथ पढ़ाया भी नहीं था। और रामनरेश पाठक जी को पता था कि ये मैथ में रंजितवा बहुत तेज है, क्योंकि उन्होंने रिजल्ट देखा था ना, वो जो छठी में आया था, तब देखा कि हर सब्जेक्ट में इसको 100 में 90 से ऊपर नंबर लेके आया है, और मैथ में तो 100 में 100 लाया है, विज्ञान में 100 में 100 लाया है, अंग्रेजी जो सबसे कमजोर था उसमें भी 100 में 94-95 ले आया। तो रामनरेश पाठक जी बड़े इंप्रेस हुए थे वो रिजल्ट से, कि गांव के स्कूल से पढ़ के आके या इंग्लिश मीडियम स्कूल में आके बैठ के, और उसके बाद अगर इतना अच्छा से पढ़ रहा है, तब उनको लगा कि हमारा जो बच्चा अभी छोटा क्लास में पढ़ रहा है, अब पढ़ तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में ही रहा है, लेकिन उसका मैथ इतना ठीक नहीं है, अंग्रेजी काम चलाओ ठीक है। तो उनको लगा कि अगर इस बच्चे के साथ इसको जोड़ दिया जाए,
तो शायद ये कुछ ज्यादा अच्छा सीख लेगा। तो अब वो उसको लेकर के आने लगते हैं और वापस जब जाते हैं तो लेके चले जाते हैं। अगले 5 महीने तक, 4-5 महीने तक नवल नारायण से उनकी ठीक से बातचीत नहीं रहती है। फिर धीरे धीरे ठीक हो जाता है, फिर धीरे धीरे वो लोग बात करने लगते हैं, क्योंकि एक ही जगह रहना है, एक ही साथ काम करना है। और नवल नारायण वो उसका बख्शीश मांगने वाला काम पोस्ट ऑफिस में जारी रहता है। मिठाई की बख्शीश, पैसे की बख्शीश, उसको शर्म भी नहीं है। और चपरासी के हाथ से वो मिठाई का जो चीनी का जूस बचा हुआ है, जो या तो फेंक देना चाहिए या उस चपरासी को ही कह देना चाहिए था कि जाओ अपने घर ले जाओ। लेकिन नहीं, बड़े जतन से पोस्ट ऑफिस में उतने भरे लोगों के बीच नवल नारायण जैसे लग रहा है पता नहीं कितना बड़ा गिफ्ट भेज रहे हैं अपने बच्चों के लिए। कितने प्रसन्न हो गए हैं, कहीं से एकदम कमाई से लाए हैं, देखिए कितनी अच्छी चीज। वो बच्चों को उपहार भिजवा रहे हैं पोस्ट ऑफिस के चपरासी के माध्यम से। अब वो चपरासी क्या सोचता होगा मन में, कभी शायद नवल नारायण ने यह भी नहीं सोचा होगा। तो जनार्दन चाचा कहते हैं, इतना सेंस अगर नवल नारायण के अंदर होता तो ये सब करते रंजन बाबू। तो मैं बोला ये भी आप सही कह रहे हैं जनार्दन चाचा। एक लोभी लालची आदमी के सामने, और जो इतना नीच आदमी हो, जो इतना चरित्र से भी गया गुजरा हो, तो वो ये सब अच्छी बातें कहाँ सोच सकता है। अगर ये सब सोच में ही रहती तो नवल नारायण सावन की चिट्ठियां नहीं फाड़ रहा होता रात रात भर अपने परिवार सहित। और कम से कम तब तो और नहीं फाड़ रहा होता जब लोग जान गए थे। उसी बात पर रामनरेश पाठक जी ने बातचीत तक करना बंद कर दिया था अगले 4-5 महीने। उसके दोस्त सर्किल में सभी जान गए थे कि ये क्या करते हैं घर में। उसके बाद भी उस पर रोक नहीं लगी। तो ये बात तो जग जाहिर है और सार्वजनिक रूप से समझने की चीज है कि नवल नारायण बेशरम तो पकिया किस्म का था। तो संजय भैया कह उठते हैं, हमें नवल नारायण से ही खाली दिक्कत नहीं है, वो जो नवल नारायण की बीबी है ना माया, हमें तो उससे ज्यादा दिक्कत है रंजन बाबू, क्योंकि वो प्रोफेसर हंस की बहन है। और एक प्रोफेसर के घर की बहन होकर के भी, एक इतने बड़े घर से आके भी ऐसी छोटी छोटी नीच हरकतें। तो मैं कहता हूं आप पूरा इतिहास जानते हैं माया का संजय भैया, इसलिए माया की सारी माया कुछ भी कर सकती है, क्योंकि जो चरित्र से ऐसा गिरा हुआ हो, आप उससे ये सब चीजों का उम्मीद नहीं कर सकते। तो मैं उनको फिर आगे की कहानी बताता हूं कि इसी तरह से दिन महीने साल गुजरते रहते हैं। और इस गुजारने के क्रम में ही दत्त बाबू बीमार पड़ जाते हैं। अब जब दत्त बाबू बीमार पड़ते हैं तो नवल नारायण दत्त बाबू को देखने जाता है गांव। जब वहां जाता है तो दत्त बाबू का जो छोटा भाई है भगवंत, वो दत्त बाबू को इधर से उधर लेके हॉस्पिटल और गांव में इधर से उधर दौड़ रहा था। अब नवल नारायण को जब पता चलता है बाबूजी बहुत बीमार हैं, तो वहां पहुंचता है। फिर नवल नारायण के जो दोनों भाई हैं, एक भगवंत और एक वो जो बिल्लू, डेढ़ आंख वाला बिल्लू, वो वही मास्टरी करता था बिल्लू। तो एक मास्टर और एक पोस्ट ऑफिस का किरानी जो अपने आप को कहता था पोस्ट मास्टर, और एक बेरोजगार जो दिन रात दारू ताड़ी पीने में मस्त रहता था, उस आदमी को, वो जो भगवंत है दत्त बाबू का सबसे छोटा वाला, उसका यही काम है। तो तीनों जब भाई मिलकर के पटना पहुंचते हैं दत्त बाबू को लेकर के दिखाने, दत्त बाबू का इलाज करवाया जाता है। और वो इलाज के क्रम में दत्त बाबू के बहुत सारी चेकिंग होती है और कहा जाता है कि इनको अच्छे से देखभाल करने की जरूरत है। तो नवल नारायण दत्त बाबू को लेकर के अपने साथ उसरी चला आता है कि यहाँ इनकी अच्छी देखभाल होगी, चलिए बाबूजी वहां। अब दत्त बाबू को बहुत बढ़िया बढ़िया टॉनिक डॉक्टर लिख देता है। अब उसमें एक टॉनिक हुआ करता था दत्त बाबू का डेक्सोरेंच। अब जब दत्त बाबू वहां पे पहुंचते हैं तो माया का तो पारा गर्म।
और इस बीच में क्या होता है कि नवल नारायण जो है, अब चूंकि भगवंत के साथ पटना गया है ना, तो अब वो जो पहले थोड़े दिन पहले बंदूक ताना था, तीर ताना था भगवंत के ऊपर, वो भूल जाता है। क्योंकि भाई 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 का प्रेम अब हिलोरे मार रहा है, क्योंकि एक साथ बाप को, बीमार बाप को दिखाने के लिए माँ बाप को पटना लेके पहुंचा है। दत्त बाबू की पत्नी पहुंची थी साथ में सेवा करने के लिए, और ये नवल नारायण और बिल्लो बीरेंद्र और वो भगवंत तीनों पहुंचे थे कि भाई क्या पता बाबूजी कब निपट जाए, तो अंतिम समय में अगर पटना में निपट भी गए तो वहीं पे क्रियाक्रम कर देंगे ना, सामने तो रहेंगे। क्योंकि ऐसे कुछ हालात पैदा हो गए थे कि दत्त बाबू की जो दोनों बेटियां ब्याही हुई थी उनको भी बुला के दर्शन करवा दिया गया था कि दर्शन कर लो भाई, क्या पता बाबूजी की हालत खराब है, अब तब में है। तो उसके बाद पटना में जाके दत्त बाबू थोड़ा सुधार हो जाता है, फिर नवल नारायण उसको अपने साथ उसरी ले आते हैं। और इस बीच में भगवंत के साथ अच्छी बातचीत होती है नवल नारायण की, तो रिश्ते नवल नारायण के सुधर जाते हैं। तो नवल नारायण कहता है भगवंत को कि तुम काहे आवारागर्दी में है, तुम्हारे ही टेंशन के चलते बाबूजी को ये सब प्रॉब्लम हुआ है। क्योंकि बाबूजी को बीपी डायग्नोस हुआ, बाबूजी को और कुछ दूसरी समस्याएं डायग्नोस हुई, कुछ किडनी की समस्या, थोड़ी बहुत हार्ट की समस्या। तो डॉक्टर ने कहा इनको तनाव से मुक्त करिए। तो दत्त बाबू की पत्नी ने बोला कि तनाव का सबसे बड़ा कारण तो ये छोटका भगवंत में होयल है, गांव में दिन भर ढंढलई करते रहता है, लखेरपनई करते रहता है, और एक नंबर का लखेरा बन गया है, और इसी का कहीं ना कहीं से कंप्लेन आते रहता है, जिससे दत्त बाबू जो है परेशान रहते हैं। और इस बीच में क्या हुआ था कि दत्त बाबू सेवानिवृत्त भी हो गए थे। तो दत्त बाबू की बीमारी का सिर्फ यही कारण नहीं था कि वो भगवंत के कारण परेशान थे। दत्त बाबू की उम्र 60 साल हो गई थी, तो शिक्षक पद से वो सेवानिवृत्त कर दिए गए थे। तो दत्त बाबू के अंदर वो जो डिप्रेशन है एक नौकरी छोड़ने का, वो एक हावी हो रहा था। और उसमें फिर ये भी एक टेंशन की अब पेंशन से घर कैसे चलेगा, ये भगवंतवा तो अपने पैर पे खड़ा हो नहीं रहा है, और दिन रात इधर से उधर परेशान करवाते रहता है। और अब उधर भगवंतवा की पत्नी का भी खर्च चलाना है दत्त बाबू को। तो शायद ये सब तनाव मिल करके दत्त बाबू के ऊपर हावी हो गया था, जिसके चलते दत्त बाबू परेशान थे। तो नवल नारायण अपने उस भाई भगवंत से बात करता है, तू कुछ करो। तो भगवंत कहता है सिक्योरिटी गार्ड में हमारा एक दोस्त पटना में ड्यूटी कर रहा है, सो उससे ये सब बातें पटना में ही हुई थी, मैं मिल के आऊं क्या। तो नवल नारायण कहता है जाओ मिलो, तुम्हें भी कोई ड्यूटी करना चाहिए। तो वो पटना के उसी कंपनी में अपने दोस्त को मिलने जाता है, और मिलने के बाद आके कहता है कि अगर 1,000 रुपया सिक्योरिटी वहां देने के लिए पैसा हमारे पास होगा ना, तो हमको भी नौकरी में वो रखवा देगा। बोला 1,000 रुपये का सिक्योरिटी जमा करना पड़ता है, क्योंकि वहां वर्दी मिलेगा, डंडा मिलेगा सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए, गेट पे खड़े होने के लिए, और ये गारंटी चाहिए कि तुम 3 महीना कम से कम काम करोगे, इसलिए सिक्योरिटी मनी वहां जमा करना है। और कम से कम 200 रुपया 300 रुपया जेब खर्चा चाहिए, क्योंकि जब तक सैलरी 1 महीने की नहीं मिलेगी, तो अगर कोई कम से कम 1200-1500 रुपये का इंतजाम कर दे तो मैं नौकरी में जा सकता हूं। अब नवल नारायण भूल जाता है ये बात। तो नवल नारायण क्या करता है, कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए ये 1200 रुपये का अगर मैं इंतजाम कर दूं तो तू नौकरी करने लगेगा। तो भगवंत वादा करता है कि हाँ भैया मैं करने लगूंगा। तो नवल नारायण कहता है ठीक है मैं बाबूजी को लेके जा रहा हूं उसरी, और तुमको भी चूंकि नौकरी करने जाना है, तो सबसे पहले अपनी पत्नी बच्चों को क्या करो, पहुंचा लाओ उनके मायके सुरक्षित। और जब मायके उनको पहुंचा लाओ तो फिर तुम आ जाना उसरी, तुम्हारे लिए हम वो 1200 रुपये का इंतजाम हम जरूर करेंगे, और फिर तुम चले जाना नौकरी करने के लिए। तो जनार्दन चाचा कहते हैं ये पहला बार ये नवल नारायण कुछ अच्छा सोचा है, अच्छा काम कर रहा है। मैं बोला अच्छा काम कर रहा है, होनी को इसमें भी कुछ और मंजूर है जनार्दन चाचा। अब आप सुनते जाइए कहानी एक नए
पिकअप जोन में पहुंच रही है। तो नवल नारायण जो है, अब पहले तो अपने माता पिता को लेके आ जाता है वहां पे उसरी में, और पीछे से उसका भाई भगवंत पहुंचता है। और जब भगवंत पहुंचता है तो नवल नारायण उसे 1200 रुपये एकदम चौड़े होकर के उसको इंतजाम करके दे देते हैं। अब माया का तो पहले ही जल भुन गई थी देख करके सास ससुर को यहाँ घर में, क्योंकि माया आप जब से वो दोनों आए थे तब से ही ताना मारती थी, 50 पैसा वो सिक्का नहीं दिए थे, तो यही दत्त बाबू ने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स नहीं दिया था, जो माया जाकर के उनके मुंह पे सिक्का फेंक आई थी। आपको कहानी याद होगा पीछे। अब ये बीमारी में यहाँ आके हमारे सर पे क्यों पड़ गए हैं? तो माया उनको जैसे ही नवल नारायण ड्यूटी जाता था, माया उनको गाली देना चालू करती थी। माया का ये बहुत ही अनोखा स्टाइल है। नवल नारायण के सामने बिल्कुल गाय बनी रहेगी, आप पकड़ नहीं सकते कि वो कुछ गलत कर रही है। और जब नवल नारायण शाम को लौट के आएंगे तो नवल नारायण को अपने हिसाब से फिर ट्यून करेगी, और नवल नारायण को माया के सामने ये दिखना है कि हमें कलह कलेश नहीं चाहिए, तो जिसमें ये खुश रहे वो काम करके निपट लो। क्योंकि नवल नारायण की दुनिया में माया का कोई अस्तित्व नहीं है। माया घर में आ रहे हैं, खाना मिल रहा है, बन के वो सो गया, सुबह उठा अपने अयासी में निकल पड़ा, ड्यूटी कर लिया, चल दिया। तो उसको बाहर की दुनिया में शांति चाहिए, कोई टेंशन घर में नहीं चाहिए। तो नवल नारायण क्या करता था, और माया जिसकी शिकायत करे नवल नारायण उसे ही डांट देगा, उसे ही मतलब माया के पक्ष में ही बोल के और मामले को सोचेगा कि यहीं पे रफा दफा कर दो। तो अब तक क्या करती थी माया, बच्चों को पिटवा लिया करती थी, खास करके सबसे ज्यादा रंजितवा की शिकायत लगवा के। गलती रंजितवा की ना हो ये सब आप सुन चुके हैं पीछे, लेकिन पिटाता था रंजितवा, अर्नवा होता था चुप। बदमाशी दिन भर अर्नवा करता था, और जब वो शिकायत ऊपर तक पहुंचेगी तो वो सब इल्जाम लगा देना है रंजितवा ने किया ऐसा। रंजितवा ने भले ही कुछ ना किया हो, क्योंकि माया को आनंद आता था कि भाई हम कुछ खेल कर रहे हैं और उस खेल का आउटपुट हमें मिला। तो अब तक तो माया की दुनिया वैसे चल रही थी, और जिस दिन कुछ ऐसा गुनाह था जिसमें अरनौआ का छुपाया ना जा सके, और बाहर तक मामला इन्वॉल्व है, कहीं अड़ोसी पड़ोसी भी उसको जानते हैं, या कुछ ऐसी जगह पे ऐसे कारनामे हो गए हैं जिसे नवल नारायण से छुपाया नहीं जा सकता, अरनौआ को पिटने से बचाया नहीं जा सकता, या फिर पता है कि अब रंजितवा आज इस भेद को खोलेगा, बताएगा, तब माया क्या करती थी, उस कहानी को इस तरह से गढ़ती थी नवल नारायण के सामने, जिससे कि दोषी कौन दिखे, दोषी दिखे फिर रंजितवा, और थोड़ा कम दोषी दिखे अरनौआ। और अगर अरनौआ का थोड़ा बहुत दोष दिखने भी लगे, अरनौआ की पिटाई होने लगे, तो फिर माया कहेगी कल को ये चिढ़काएगा, इसे चिढ़ाएगा अरनौआ को कि तुम पिटाए ना, तो इसलिए इसको ही नहीं इसको भी मारिए, सबको बराबर करिए, लेकिन बकलेशवा को तो बख्श दीजिए, वो छोटा है। तो बकलेशवा छोटा होने के चक्कर में बच जाता था, जहां लाभ लेना है वहां वो छोटा नहीं रहता था, लेकिन जहां नुकसान होना है वहां वो छोटा होके बच जाता था। अब रजतवा गलती करे तो वो अकेले पिटाएगा, लेकिन अगर अरनौआ ने गलती किया है तो अरनौआ तो पिटाएगा, लेकिन रजतवा पिटाएगा क्यों? क्योंकि कल इसको ये चिढ़ाए नहीं, इसलिए इसको बिना गलती के भी मारो। ये माया का उसूल था। और नवल नारायण की फितरत हमने आपको बता दी कि नवल नारायण को अपनी बीबी को हर हाल में खुश रखना था, क्योंकि कोई भी तरह का उसको क्लेश, घर साइड से टेंशन लेना नहीं था, ना उसको इन्वॉल्व होना था घर में। तो अब पूरी घर गृहस्थी माया संभाले हुए है, अगर यह चाह रही है रजतवा को डांट दे, रजतवा के बारे में कुछ शिकायत कर रही, तो नवल नारायण उसको डांट लेंगे, पीट लेंगे, अगर इससे खुश रहे माया तो खुश हो जाए। तो इसी तरह से चल रही थी। अब जब से ये दत्त बाबू और दत्त बाबू की पत्नी आ गई वहां पे बीमार कंडीशन में, तब से मामला बिगड़ गया था, बैलेंस थोड़ा सा। अब माया क्या करती थी, नवल नारायण जैसे ही जाता था ना, तो जो दत्त बाबू का डेक्सोरेंज का बोतल चलता था, अब जिस तरह से इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेने के लिए वो 1 रुपया का खेल दत्त बाबू ने खेला था गांव में, माया को वो एकदम, जिसको कहते हैं ना बिच्छू काटने जैसा लहर, वो उसके तलवा का लहर सर पे चढ़ता था। अब नवल नारायण इधर 10 बजे ड्यूटी गए, बच्चे उधर स्कूल गए, दत्त बाबू अपने बीमार तखत पे पड़े हैं,
दत्त बाबू की पत्नी उनको पंखा झल रही, उनको नाश्ता खाना करवा रही, उनके दिन रात देखभाल में लगी है दवा दारू के। और उसके बाद माया गाली गलौज चालू करेगी दत्त बाबू के नाम पे। पड़ गया बुढ़ा, आ गया, यही मरना है, हमारे माथा पर मरेगा, हमको दहेजने के लिए ये पैदा हुआ था। अब कहाँ गया वीरेंद्र, अब कहाँ गया भगवंतवा, अब कहाँ गई इसकी दोनों बेटियां, यहीं पे आकर के क्यों मरने के लिए आ गया है, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये सब करने के क्रम में माया करती क्या थी? अब ये जो दत्त बाबू का जो ये विटामिन चलता था ना, डेक्सोरेंज, खून की कमी दूर करने के लिए आयरन का सिरप है, तो डेक्सोरेंज की बोतल को दोनों हाथों में ले करके पूरे अंगने में इधर से उधर डोलती रहती थी। और डोलते डोलते मैं कभी गुस्से में, लो ये पी करके मोटे होने आए हो, हमारा खून पियोगे आए, ये कहते हुए दीवार पर दे मारेगी। हाय हाय करके बुढ़ाऊ रह जाएंगे, क्योंकि 2 ही दिन पहले तो डेक्सोरेंज आया था उनके लिए 2 बोतल। अब क्या कह के नवल नारायण को फिर मांगेंगे कि हमारा बोतल का हुआ। और माया तोड़ दी इसी तरह से, क्योंकि तुम यहाँ आए हो दवाई पीने के लिए, विटामिन पियोगे, विटामिन पीने के लिए यहाँ लाया गया है तुमको। तो माया का ये सब कृत्य चालू था। और ये सब चीज को अंदर अंदर दत्त बाबू घुट रहे थे, उनको समझ में नहीं आता था ये नवल नारायण को। अब नवल नारायण को बताएं तो क्या बताएं, क्योंकि उनको भी पता है कि नवल नारायण सुनेगा तो खाली बीबीए का बात, हमारा बात तो सुनेगा नहीं, समझेगा नहीं। और ये भी प्रेशर नहीं डालना चाहते थे नवल नारायण के ऊपर कि कल ही जो दवाई आया था तुम्हारी पत्नी ने फोड़ दिया उसको मार के दीवार पर, तो हमारा विटामिन का शीशी तो टूट गया है। अब नवल नारायण 2-3 दिन के बाद उसको याद आएगा, तब वो पूछेगा दत्त बाबू को, बाबूजी विटामिन पिए, थोड़ा हाल सुधरा है? अब दत्त बाबू बेचारे क्या कहे कि हमारे विटामिन का शीशी तो तुम्हारी बीबी पहले ही तोड़ दिया है, दीवार पे मार के फोड़ दी है। तो एक दिन दत्त बाबू की पत्नी ने नवल नारायण को यह बता दिया। ये नहीं बताया कि मार के तोड़ दिया, लेकिन बोली कि बोतल तो टूट गया, तो कैसे टूट गया, तो ये तो जाके अपनी पत्नी से पूछो। अब माया को लगा मेरे खिलाफ मेरे ही घर में रह के ये बूढ़ी चुगली कर रही है, अपना पूरा एकदम ढंग का रौद्र रूप माया ने पकड़ा। जबकि नहीं कह पाई हिम्मत के साथ डेक्सोरेंज के बोतल को घर में तीनों बच्चों के सामने कूदते हुए डांस करते हुए, माया का ये डांस ना न कभी नवल नारायण ने देखा है, ये केवल बच्चों ने देखा है। और पता नहीं यार, नौवा बकलेसवा को कितना याद होगा, रजितवा को याद है ये डांस। दत्त बाबू देखते थे, दत्त बाबू की पत्नी देखती थी। और कभी हिम्मत नहीं हुई दत्त बाबू और दत्त बाबू की पत्नी को कि ये नवल नारायण को बता सके कि तुम्हारे जाने के बाद मेरे साथ जुल्म होता क्या है, माया हमारे साथ करती क्या क्या है। माया उधर से आती थी, दत्त बाबू दवा खा रहे होते थे, कैप्सूल निगल रहे होते थे, और उधर से गाली गलौज करते हुए आती थी, और वो लोटा खींच करके सीधा दत्त बाबू के, बीमार दत्त बाबू के मुंह पर भरा लोटा पानी मार देती थी। तो ये सब ड्रामा अभी नवल नारायण के घर में चल रहा था, दत्त बाबू के साथ और दत्त बाबू की पत्नी के साथ, लेकिन जान नहीं रहा था कोई। अब नवल नारायण पूछने गए थे, इनका बोतल कैसे टूट गया बाबूजी का डेक्सोरेंज का, मां कह रही है कि तुम ही से टूटा है। तब माया ने ऐसा गंदा गाली दिया नवल नारायण को। हाँ बोला हमने, अब समझ लीजिए, हमने ही उसको यूज कर लिया, डाल लिया था, टूट गया, क्या करिएगा आप, क्या चाहते हैं। अब नवल नारायण कुछ बोला ही नहीं पा रहा, फिर अपनी माँ से पूछने आता है कैसे टूटा माए, तो माँ बोलते हैं हम नहीं जानते, कहे ना अपनी पत्नी को पूछो। नवल नारायण पत्नी का रौद्र रूप देख के उसको हिम्मत नहीं आगे जाकर के पूछने की, और माया ने ऐसे गंदे शब्द का प्रयोग किया कि अब नवल नारायण दोबारा उसे पूछ नहीं सकता। रजतवा चाहता था बता देना कि इसने बोतल को दीवार पे पटक के तोड़ करके मार डाला है, तोड़ा है पटक करके, टूटा नहीं है। वो लेकर के चारों ओर डांस कर रही थी और जान के तोड़ दिया है। और बाबा तो दवाई पिए ही नहीं, दोनों ही बोतल तोड़ दी उसने तो।
जिस दिन आया था, आने के तुरंत बाद उसको लहर चढ़ गया था सर के ऊपर कि आके यहाँ पे विटामिन पियोगे। लेकिन अब रंजीतवा बताता तो फिर रंजीतवा की पिटाई होती। रंजीतवा चाह रहा था, नवल नारायण को 2-3 बार टोका कि हम बताएं कैसे टूटा है। नवल नारायण ने सुना ही, बोला तुम मुंह बंद रखो, तुमसे हम पूछ रहे हैं। तो रंजीतवा चुप हो गया। आकर के मामा को बताया कि आप बता दीजिए। तो मामा दो दत्त बाबू की पत्नी, उन्होंने कहा हमें पिटाई थोड़ी खानी है, या तो हमें ये नवल नारायण पीटेगा जैसे इसकी पत्नी के बारे में बताएंगे, और अगर इससे बच गए, ये मान लो नहीं पीटा हमें, तो इसके खाना जाने के बाद, ड्यूटी जाने के बाद ये तुम लोगों की मां पीटेगी। तो पिटाई नहीं खानी। दत्त बाबू ने भी यही सलाह दिया अपनी पत्नी को, नहीं नहीं कुछ मत बोलिए, चुप रहिए। तब रजितवा भी क्या करता, रजितवा कहता है बाबा आप बता दीजिए, आप क्यों पिटाएंगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, हम पिटा जाएंगे, हमारा कोई भरोसा नहीं, देख नहीं रहे हो कैसे करती है वो। तो नवल नारायण कभी नहीं जान पाया कि इनका डेक्सोरेंज बाबूजी का क्या हुआ, क्योंकि एक ही बोतल, कांच के बोतल में वो दवा चलती थी दत्त बाबू का, और जिस दिन आता था 2-2 बोतल करके लाता था नवल नारायण, और माया उसके 1-2 दिन में एक आध खुराक अगर पिया हो दत्त बाबू ने तो पिया हो, नहीं तो जैसे ही वो देख लेगी कि बस नए बोतल आके 2 रखा गए हैं, डाकखाना से आते नवल नारायण लेके आया है, उधर नवल नारायण पोस्ट ऑफिस जाएगा, और कई बार वो दवा को जाकर के उड़ेल आती थी नाली में। अब बोतल तोड़ने का पता चल गया उसे, तो कई बार क्या करती थी, वो खाली बोतल का दवाई उड़ेल दी और उधर जाके रख देगी। नवल नारायण को केवल दिखते रहेगा, हाँ बाबूजी के सर के नीचे बोतल पड़ा हुआ है। अब ये केवल दत्त बाबू को पता है कि ये खाली बोतल कैसा है, और ये दत्त बाबू की पत्नी को पता है। हिम्मत किसी को नहीं है माया के खिलाफ मुंह खोलने की और नवल नारायण को असलियत बताने की। रंजतवा ने कोशिश की थी, नवल नारायण ने कहा तुमसे पूछा, तो उसने छोड़ दिया। उसने फिर अपने पढ़ाई पे कंसंट्रेट किया कि ये बड़े लोगों का मामला है, इसमें हम उलझेंगे तो परेशान हो जाएंगे, और ये सुनना भी तो नहीं चाह रहा कोई। न दत्त बाबू को सच कहने की हिम्मत है, ना दत्त बाबू की पत्नी कह रही जो उनके साथ हो रहा है, और रंजितवा कहना चाह रहा तो नवल नारायण सुनना नहीं चाहता। तो इसी बीच में वो भगवंत आ जाता है, और भगवंत को नवल नारायण 1200 रुपए, अभी तो आग लगी हुई है नवल नारायण के घर में, जो उसको पता नहीं है कि अंदर चल क्या रहा है। और इसमें जिसको कहते हैं आग में घी डालने का काम, नवल नारायण क्या करता है, भगवंत को बुलाता है और उसे 1200 रुपए दे करके कहता है जाओ भाई, अब तुम पटना सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करने के लिए जाओ। ये जो तुम्हारे सिक्योरिटी के पैसे थे वो हम इंतजाम कर दिए, 200 रुपये जेब खर्च के इंतजाम कर दिए। अब कम से कम तुम्हें 6 महीने तक घर नहीं लौट के आना है। अब कमाई करनी है, जो सैलरी वहां पानी है वो जमा करना है, बचाना है। इसी शर्त पर तुमको हमने ये पैसा दिया है। अब बीमार दत्त बाबू इधर उसरी में पड़े हैं अपनी पत्नी के साथ, और भगवंत चल पड़ता है 1200 रुपये लेकर के। और ये 1200 रुपये लेने के बाद माया का तांडव शुरू होता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये नवल नारायण ने भगवंत को ये 1200 रुपये उधार क्यों दिए, संजय भैया कहते हैं लाना था ही माया को, जो दत्त बाबू के साथ वो कर रही थी ये किसी तरह से मानवीयता नहीं थी रंजन बाबू। मैं बोला अब आप लानत भेज दिए हैं तो जनार्दन चाचा आप भी लानत भेजिए, यह 50वां एपिसोड है। अब तो हमें लघु शंका दीर्घ शंका नियम के अनुसार दोनों जाना है। तो संजय भैया लानत भेज रहे हैं, जनार्दन चाचा लानत भेज रहे हैं, हंस को लानत है, कंस को लानत है, ये प्रोफेसर हंस की इस बहन माया को लानत है, नवल नारायण को भी लानत है। कोशिश तो कुछ अच्छा करने की कर रहा था, लेकिन अंत में वही जोरू के आगे हार मान गया। मतलब हार माना कि नहीं माना, लेकिन नवल नारायण जैसा लक्षण में था, उसकी कुछ मजबूरियां, उसकी कुछ अपनी परेशानियां, अपने जीवन का सुकून, चूंकि उसको बाहर था तो परिवार से कोई लेना देना नहीं है, तो बाहर वो रंग दिखा रहा था, घर के अंदर बीवी रंग दिखा रही थी। और इसके जो विक्टिम थे, या तो बच्चे थे या फिर दत्त बाबू थे, दत्त बाबू की पत्नी थी। अब माया को अपने 2 बच्चे फिर भी थोड़े प्यारे थे, हालांकि फिर भी वो भी कभी कभी विक्टिम बन जाते थे, लेकिन सबसे बड़ा विक्टिम रंजीतवा था। लेकिन अभी रंजीतवा से भी बड़ा विक्टिम होने के लिए दत्त बाबू और
दत्त बाबू की पत्नी आ गए थे, तो माया का सारा फोकस उधर हो गया था शिफ्ट, दत्त बाबू और उनकी पत्नी को तंग करने में। तो थोड़ा अब रंजीतवा के ऊपर से जोर जुलम, माया का ध्यान ही नहीं था, तो जोर जुलम क्या होना है। संजय भैया और जनार्दन चाचा इधर लानतें भेज रहे हैं और वो लोग आपस में बातें कर रहे हैं, और मैं उनको कहता हूं कि मैं तब तक अब लघु शंका दीर्घ शंका दोनों का मामला है, और आप लोगों को भी लघु शंका करके आना है, तो आप लोग लघु शंका करके आइए, फिर आपस में आप लोग बतियाइए कि का यहाँ होगा। अब हम आपको आगे की कहानी बताएंगे 51वें एपिसोड में। तब और कुछ ज्यादा आज फालतू का बात नहीं करते हैं। आपको पता है मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार, और आप देखते रहिए। सोमवार को प्रॉमिस इसके आगे की कहानी बताऊंगा। हो सकता है अगले सप्ताह में तीनों एपिसोड में आपको सप्ताह का दूं। तो 51वां 52वां 53वां एपिसोड कोशिश करते हैं कि 2023 में आपको अगले सप्ताह में इसके आगे की कहानी दे। इंटरेस्टिंग मोड पे आया हुआ है ना कहानी, मजा आ रहा है ना आपको। चलिए, आपको पता है मैं हूं रंजन कुमार, आप देख रहे हैं लिटरेरी कैरेक्टर्स ऑफ रंजन कुमार। शाप्रेम, नमस्कार।